नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धाम यात्रा प्रभु नमन में। आज मैं मोनिका गुप्ता आपके समक्ष जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर की गुरु नगरी में स्थित एक शहीदी स्मारक है, उस संबंधित कुछ विशेष टिप्पणी व उसकी यात्रा संबंधित सूचना लेकर पेश हुई हूँ। दोस्तों, इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगी। इसके पहले पार्ट में मैं आपको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड संबंधित कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस संबंधी हम बातचीत करेंगे। और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगी आपको कि जलियांवाला बाग में देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसके आसपास के उसके बाज़ार के वर्णन और वहाँ पर रहने संबंधी होटल व्यवस्था का क्या क्या प्रबंध है। तो देशभक्ति का नाम जब भी ज़ुबान पर आता है तो यह स्थान खुद ब खुद स्मरणीय हो जाता है। इस संबंधी अर्ज़ किया है, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे, बची है रगों में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं, देशभक्ति जिसमें हो बस वही एक दिल साज है, देशभक्ति जिसमें नहीं वो ज़िंदगी ही बेकार है। इसी स्लोगन के साथ ये जीता जागता सबूत जलियांवाला बाग का वो हत्याकांड है जिसमें हमारे कई देशभक्तों ने अपनी जानें तो गंवा दी, पर उनकी इस कुर्बानी के बदले में उनको अपने परिवार वालों से जुदा होना पड़ा। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना ये जघन्य हत्याकांड ही था। माना जाता है कि यह घटना ही भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बनी। ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक जब चला तो उसमें भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिनमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय सेना और जनता ब्रिटिश सरकार के सहयोग से और नरमी के रवैये से उनसे आशा कर रहे थे कि वो अब हमारे साथ ठीक हो जाएंगे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड सुधार लागू तो कर दिए जो कि इस भावना के विपरीत थे। भारतीय तब पीछे रहने वाले नहीं थे। तब उनको इस बात की समझ आ गई थी कि ये उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अर्ज़ किया है कि आ गया है वक्त, अब वतने फ़िज़ा बदलो यारो, कि आ गया है वक्त, अब वतने फ़िज़ा बदलो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो, कुछ तो होश करो यूं ना खामोश रहो यारो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ इतना बढ़ गया था जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान लागू करके कुचल दिया गया था। तब ब्रिटिश समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जो आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को कुछ अधिकार दे दिए गए जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रख सकती थी, लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और उन पर विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही दिए हुए मुकदमा चला सकती थी। उसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। हम वतन के सिपाही हैं, तन मन धन सब देश के नाम लिख जाएंगे, जान तो क्या रूह भी देश के नाम कर जाएंगे, जान तो क्या रूह भी देश के नाम कर जाएंगे। गांधी जी तब दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करने का आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजाएं भी दी गई। इससे जनता का आक्रोश और बढ़ गया और लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को बाधित कर दिया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, क्योंकि तब भी भारतीयों में यही जोश था और आज भी वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और आज भी उनके मन से यही आवाज़ निकल रही थी, आरजू बस यही है दम निकले तो तेरी बंदगी में, आरजू बस यही है तो दम निकले तो तेरी बंदगी में, जय हिंद का नारा हो और तिरंगा कफन हमारा हो, तिरंगा कफन हमारा हो। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके काले पानी की सज़ा दे दी गई।
10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में उप कमिश्नर के आगे यह मांग पेश की गई कि ब्रिटिशों को शासन के विरुद्ध कार्य करने के लिए रोका जाए, परंतु ब्रिटिशों ने शांति प्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस प्रकार की हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसके विरोध में ब्रिटिश सिपाही भारतीय जनता पर यहाँ तहाँ गोलियां चलाते रहे, जिसमें से 8 में से 20 भारतीयों की मृत्यु हो गई। अगले 2 दिन में अमृतसर तो शांत रहा, पर हिंसा पंजाब के कई क्षेत्रों में फैल गई और 3 अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या होने के पश्चात अब इसे कुचलने के लिए ब्रिटिशों ने पंजाब के अधिकतर भागों पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। मत देख लेना निगाह उठाकर मेरे वतन की तरफ, वरना वक्त भी तुम्हारा होगा, जगह भी तुम्हारी होगी, बस तिरंगा हमारा होगा। आखिर आ ही गया इतिहास का वो स्मरणीय दिन, जो दिन शहीदों के अपने खून की गवाही साक्षात देता है। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाले बाग में वहाँ पर एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने जब सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा, पर सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा हुआ एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता था और चारों ओर मकान ही मकान थे। भागने का और कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। खून से लथपथ पड़े हुए लाशों के ढेर मानो ये कह रहे हों, अब तो मरना जीना बस तिरंगे के नाम होगा। अगला जन्म लिया तो मेरा देश हिंदुस्तान होगा, मेरा देश हिंदुस्तान होगा। बाग में लगी हुई पट्टिका पर आज भी लिखा हुआ है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं लेकर भी नहीं जाया जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाले बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने जो भी किया वो सही किया, अर्थात तुमने सही कदम उठाया। मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिससे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और उन पर लोगों पर चलाने के लिए उसने 2 तोपों का भी प्रबंध किया था, परंतु संकरे रास्ते के कारण वो अंदर नहीं जा पाई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उसे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। परंतु विश्वव्यापी निंदा के दबाव में आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को इस्तीफा देना ही पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। जब जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं पर मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया था कि वह इसका बदला अवश्य लेंगे।
13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह जी द्वारा की गई इस हत्या की निंदा की थी। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था और तभी से उनके मन में देशभक्ति की भावनाएं जोर जोर से उछाले मारने शुरू हो गई थी। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। आज़ादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर पर चढ़कर बोलने लगी थी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आज़ाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया था। पंजाब तब तक मुख्य भारत से कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया था। इसके फलस्वरूप ही गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव पारित होने के बाद साइट पर एक स्मारक बनाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट ने स्मारक परियोजना के लिए भूमि खरीदी थी, जिसके पश्चात अमेरिकी वास्तुकार बेंजामिन पोल के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था और ये स्मारक साइट पर बनाया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बुलेट की गोलियों के आज भी उस दीवारों पर निशान उपलब्ध हैं। जिस कुएं में कई लोग कूद गए थे और गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह कुआं आज भी पार्क के अंदर उन शहीदों, उन मासूमों की गवाही भरता है। तूफान कभी शांत नहीं होते, आंधियों से जो डर जाए वो मुकाम नहीं होते, जो देश के झंडे को सलाम नहीं करते वो सच्चे इंसान नहीं होते, वो सच्चे इंसान नहीं होते। तो दोस्तों, आज जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर आज हमारे मन में उन शहीदों के प्रति फिर नतमस्तक होने को मन कर रहा है। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको जलियांवाला बाग के अंदर के मशहूर और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में बताऊंगी और वहाँ का वर्णन और चित्रण के राही आपको दिखाया भी जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।